Good morning, all of you. Today I am going to start your next unit, that is the chemical bonding. And in this unit, in my previous video, I have explained the various theories by which you can explain the formation of different type of the bonds. ठीक है, these bond may be the ionic bond, this bond may be the covalent bond, this bond may be the dative bond. So now, to explain the formation of these bond, various theories have been put forward, and one by one we will discuss about all these theories. Out of the today's topic, that is the valence shell electron pair repulsion theory, the previous three topics we have completed. The first topic, that was the Coastal-Lewis approach. The second topic was the Lewis concept, and now the Langmuir concept of covalent bonding. And today I am going to explain the Weissenberg theory, and this Weissenberg theory also known as valence shell electron pair repulsion theory. And basically this theory is proposed by the Sidgwick and Powell, and further this theory modified by this Nylon and Gillespie in the year 1957. So this is the first two theory by which you can explain the shapes of the organic compound as well as the inorganic compound. Truly this theory is applicable to explain the shapes of the various type of the इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड की शेप के बारे में हम इस थ्योरी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. इस थ्योरी का बेसिक की पॉइंट क्या है, याद रखिएगा, जब कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं आप उनको बॉन्ड पेयर्स कहते हो. ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते आप उनको सिंपली लोन पेयर कहते हो. तो अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, किसी भी शेप के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अंदर जो लोन पेयर का रिपल्शन है, क्योंकि लोन पेयर दोनों पे चार्ज नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन्स के, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों पे चार्ज नेगेटिव होगा जो भी इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे. एंड मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिपल्शन, जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा आपकी मॉलिक्यूल की शेप उतनी ही इरेगुलर हो जाएगी, और जितना रिपल्सिव फोर्सेस इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में कम होंगे आपके मॉलिक्यूल की शेप उतनी ही लगातार रेगुलर ज्योमेट्री को या एक सिमेट्रिकल पैटर्न को इंडिकेट करेगी. तो किसी भी ज्योमेट्री का बिगड़ना मतलब डिस्टॉर्टेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन किस मैग्नीट्यूड का है. अगर रिपल्शन मैग्नीट्यूड विल बी मोर, ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स वहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर शेप का ज़्यादा डिस्टॉर्टेशन मतलब उस शेप का बिगड़ना उतना ही ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा. तो इन दिस वे द फर्स्ट थ्योरी इज़ देयर, जिसके बेस पर आप किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के मैग्नीट्यूड के बेस पर. यहाँ पर इस थ्योरी में ये भी बताया गया कि जो रिपल्शन का फैक्टर है वो कितने तरह का मिलेगा किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर. मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल मेटल एटम या तो कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा या मोस्टली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेगा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सराउंडिंग में जितने भी लोन पेयर्स या बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच का रिपल्सिव फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होता है ज्योमेट्री को बिगाड़ने के लिए. याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस मिलेंगे लोन पेयर के बीच में, थोड़ा सा कम आपको रिपल्सिव फोर्स मिलेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन मिलेगा आपको बॉन्ड पेयर के बीच में. तो इन दिस वे दिस थ्योरी ट्रूली एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द वेरियस कंपाउंड. अब मैं कुछ की पॉइंट्स ले रहा हूँ उस थ्योरी के. इस की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट आप यहाँ बता रहे हैं, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर दो ही एटम इन्वॉल्व हैं तो उस कंपाउंड की शेप हमेशा लीनियर होगी. फॉर द मॉलिक्यूल अगर तीन या तीन से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसकी शेप का कुछ ना कुछ डिस्टॉर्टेशन आपको मिलेगा. इन तीन या चार एटम में से एक ना एक एटम आपका सेंट्रल एटम होगा. याद रखिएगा, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लोन पेयर द कंपाउंड विल एग्जिबिट द सिमेट्रिकल या रेगुलर ज्योमेट्री.
और अगर सेंट्रल एटम के आसपास लोन पेयर ज़्यादा हैं तो कंपाउंड की ज्योमेट्री का डिस्टॉर्टेशन शुरू हो जाएगा एंड द शेप बिकम्स अनसिमेट्रिकल। आप इसको डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री वाले कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। ये जो पॉइंट जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड दिस पॉइंट इज द की पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स कहाँ मिलेंगे आपको? लोन पेयर के बीच में। स्लाइटली लेस रिपल्सिव फोर्स कहाँ मिलेंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। और लीस्ट रिपल्सिव फोर्सेस यू विल फाइंड इन द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इन दिस वे दिस रिपल्सिव फोर्सेस basically depends upon the various type of the factors जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अब इस थ्योरी में कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है। जरा हेडिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, शेप की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। पहला एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं। ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर लीनियर होगी। इन 2 पेयर में से दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है। अगर 3 एटम का बना हुआ कंपाउंड है तो सेंट्रल एटम ए, जिसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, इधर एक बी अटैच है, इधर एक बी अटैच है, तो शेप ऑफ द कंपाउंड इज लीनियर। कंपाउंड की शेप कैसी मिलेगी आपको? लीनियर शेप मिलेगी। तो बेसिकली इस पूरी ओरिएंटेशन के अंदर जो ए और बी के बीच का इलस्ट्रेशन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कंपाउंड की शेप लीनियर मिलेगी। और इस लीनियर शेप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एग्जाम्पल्स हैं उसमें CO2 मॉलिक्यूल, BeF2 मॉलिक्यूल, BeCl2 मॉलिक्यूल एंड HgCl2 एग्जाम्पल। तो these are the various examples in which the shape of the compound is somewhat linear, और इस लीनियर शेप की वजह से ये कंपाउंड लीनियर शेप को शो करते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स में, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे बेरिलियम दूसरे एग्जाम्पल में हो, ये Hg प्रेजेंट हो या CO2 प्रेजेंट हो जिसका कार्बन प्रेजेंट है बीच में, तो इन सभी सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इन कंपाउंड की रेगुलर ज्योमेट्री होगी जो कि लीनियर शेप की ज्योमेट्री होगी। नाउ आई एम टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल्स। इस सेकेंड एग्जाम्पल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास कितने हैं? 3। ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है। AB3 मॉलिक्यूल इज दिस। अब जो शेप का आपका ओरिएंटेशन में आपको मिलेगा उसमें सेंट्रल एटम A, यहाँ पर एक B है, यहाँ एक B है, यहाँ पर एक B प्रेजेंट है। तो इसका मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। भले ही B एटम्स के पास लोन पेयर हों लेकिन कंपाउंड की शेप रेगुलर मिलेगी। एग्जाम्पल AlCl3, एग्जाम्पल SO3, एग्जाम्पल BF3। तो इन दिस वे ये आपका एग्जाम्पल है। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जिसमें टोटल नंबर ऑफ हमारे पास लोन पेयर्स कितने, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 3 हैं। और 3 में से एक तो आपके 2 तो बॉन्ड पेयर हैं, एक हमारा क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है? आपका सेंट्रल एटम A के ऊपर। एग्जाम्पल N के पास एक लोन पेयर, इस ये आपका O प्रेजेंट है, यहाँ भी O प्रेजेंट है। अब जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इन 2 बॉन्ड से, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इस वाले बॉन्ड को रिपेल करेगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इस लीनियर शेप को समवॉट V शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो V शेप में कन्वर्ट करने के लिए सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का लोन पेयर इस वाले केस में रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो लोन पेयर आपका सेंट्रल एटम के रूप में आ रहा है ये इस शेप को बिगाड़ देगा। तो फर्स्ट टाइम पहले एग्जाम्पल्स में आप डिस्टॉर्टेशन ऑफ ज्योमेट्री को नोटिस करोगे जिसमें सेंट्रल एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टॉर्टेशन ऑफ ज्योमेट्री ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वन लोन पेयर्स। ठीक है, नाउ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। इन दीज एग्जाम्पल्स नाउ वी हैव टू टेक द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं आपके। ये शेप टेट्राहेड्रल शेप होगी, चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है। द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज AB4 टाइप। AB4 टाइप मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम A है, जो आपके B एटम, ये भी B एटम, ये भी B एटम, ये भी B एटम। अब ये तीनों एक प्लेन पर तो आ नहीं सकते, तो इनमें से कोई भी एक बॉन्ड आपका थर्ड एक्सिस पर आ गया। तो जो ये 3 नीचे वाले 3 भी, ये A है, ये वाला B, ये वाला B, ये वाला B जो है, ये 3 तो एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट है, बट अपराइट वाला B थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल है आपका मीथेन, जिसमें आपका टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी, और एग्जाम्पल आपका टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा। तो दिस SiF4
एंड अमोनियम आयन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ द ज्योमेट्री। अब इसी 4 वाले एग्जाम्पल्स में हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर 3 तो बॉन्ड पेयर और एक आपका लोन पेयर मिलेगा। दिस टाइप ऑफ द एग्जाम्पल इज नोन एज AB3L टाइप। और इस AB3L टाइप मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ए के पास एक लोन पेयर, जो यहाँ पर एक बी प्रेजेंट है, यहाँ पर एक बी प्रेजेंट है, यहाँ पर एक बी प्रेजेंट है, और इनके रिपल्सिव फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपाउंड की ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए। तो ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री एग्जाम्पल शोन बाय द PCl3, NCl3, NF3, PS3 phosphine molecule and this hydronium ion H3O positive and by this ammonia molecule. तो these are the few more examples of the Weisshapper theory जहाँ पर शेप के बारे में हम रिपल्सिव फोर्सेस को काउंट करके चले हुए हैं। ठीक है, नाउ द फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट कैटेगरी, यहाँ भी एग्जाम्पल 4 लोन पेयर के हैं। यहाँ भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 है, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं आपके और 2 लोन पेयर हैं। L2 का मतलब यहाँ पर जो है वो आपका लोन पेयर से हो जाता है। तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। एग्जाम्पल ये जो शेप होगी वो बेंड शेप होगी। एग्जाम्पल वाटर का हो जाता है जहाँ पर O के पास 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पर ये H एटम, ये H एटम। तो पहले तो यहाँ पर जो O के 2 लोन पेयर, यहाँ एक ही पेयर दिखाया हुआ है बट एक्चुअल में यहाँ पे 2 लोन पेयर होने चाहिए। तो जो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिस रिपल्शन की वजह से ये लोन पेयर दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इस वाले बॉन्ड के पास आएंगे, तो ये बॉन्ड को रिपेल कर देंगे। तो बॉन्ड एंगल घटता घटता बहुत कम हो जाएगा एंड दिस शेप नोन एज समवॉट बेंट शेप। और इस बेंट शेप के लिए भी यही एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट केस जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 5 हैं। इन 5 पेयर में से जो शेप होगी वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप हो जाएगी। द टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज AB5 टाइप, एक भी लोन पेयर नहीं है। ये A एटम है, ये आपका B एटम, ये वाला B एटम, ये वाला B एटम, ये तीनों तो एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट हैं। और इस वाले A वाले एटम के ऊपर की तरफ और A वाले एटम से नीचे की तरफ 90 डिग्री एंगल पर आपके ये 2 B एटम प्रेजेंट हैं। तो दिस टाइप ऑफ द ज्योमेट्री नोन एज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप। Example exhibited by the PCl5, example exhibited by the molecule the PF5 and this SbCl5 and ASF5. So these are the various examples in which the AB type 5 of the examples we have to take in consideration. Clear? अब 5 एग्जाम्पल में अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जहाँ पर 4 तो बॉन्ड पेयर हैं और एक मेरे पास लोन पेयर है। एग्जाम्पल है आपका C100 शेप का। सेंट्रल एटम ए है, सेंट्रल एटम ए के पास एक लोन पेयर ये बीच में हो जाएगा। यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन। तो आपके फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन होगा क्योंकि ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। इन बॉन्ड पेयर के अलावा ये बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर को रिपेल करेंगे। तो जहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी वो C100 शेप बन जाएगी। और C100 शेप वाले एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल Sb4 आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल AB4L टाइप के एग्जाम्पल्स के हो जाते हैं। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आई एम टेकिंग हियर। अभी भी 5 मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। 5 लोन पेयर्स हैं हमारे पास और 5 पेयर में से 3 तो बॉन्ड पेयर, 2 हमारे पास लोन पेयर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 5, जहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर, 2 आपके क्या हैं लोन पेयर हैं। एग्जाम्पल AB3L2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम ए के पास 2 लोन पेयर और 3 आपके यहाँ पर बॉन्ड पेयर अटैच हो जाते हैं। तो ये टी शेप कहलाएगी, ये टी शेप हो जाएगा। और टी शेप में एग्जाम्पल दिस ClF3 इंटर हैलोजन कंपाउंड इसका एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पर 2 तो बॉन्ड पेयर और 3 आपके लोन पेयर। तो एग्जाम्पल AB2L2, L3 का मतलब यहाँ पर लोन पेयर से हो जाता है। तो एग्जाम्पल A, इधर एक लोन पेयर, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। इधर की तरफ एक लोन पेयर, इधर की तरफ एक लोन पेयर, जो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये इनको भी रिपेल करेंगे। तो एग्जाम्पल लीनियर शेप हो जाएगी। एग्जाम्पल XeF2 I3 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वन। तो जितने भी केस मैंने अभी तक आपको बताए हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 5 हो जाए। नाउ अगला एग्जाम्पल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर कितना है 6। ये सेंट्रल एटम ऑक्टाहेड्रल शेप, सारे के सारे आपके बॉन्ड पेयर्स हैं। नो लोन पेयर इज देयर। तो एग्जाम्पल AB6L0 टाइप, मतलब L आप 0 कह दीजिए या मत इंडिकेट करिए। तो ये भी AB6 टाइप है। ये A, यहाँ पर B, ये वाला B, ये वाला B, ये वाला B।
तो ये चारों तो एक ही एक्सिस पर प्रेजेंट है। इससे 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ बी, नीचे की तरफ 90 पर आपका बी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल SF6 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ पर एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, तो आप इसको AB5L टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बोलोगे। इस AB5L टाइप मॉलिक्यूल में ये आपका F और यहाँ पर सेंटर में A, तो ये A से B अटैच है, ये वाला B अटैच है, ये वाला B अटैच है, ये B, यहाँ पर B और नीचे की तरफ लोन पेयर। तो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल Cl F आपका 5 और ये एग्जाम्पल IF5 एंड B आर F5। तो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द वेसिपर थ्योरी जिनको आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके चलना है। Might be possible the name of the compound is given and we will ask the shape of the compound on the basis of the Weissenberg theory. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके मैं बता रहा हूँ आपको कि हाउ वी कैन कैलकुलेट। एक और एप्लीकेशन वेसेपर थ्योरी का, जिसके बेस पर आप इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर, बॉन्ड पेयर का नंबर, लोन पेयर का नंबर और मॉलिक्यूल की शेप के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हो। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/2 फार्मूला क्या है? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम बाय द सिंगल बॉन्ड। फॉर निगेटिव, अगर ये तो कोई नॉन प्रिमिटिव के लिए एग्जाम्पल है, अगर कोई निगेटिव आयन होता है तो आप इस फार्मूले में ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर निगेटिवली चार्ज कोई आयन होता तो इसी फार्मूले में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन भी ऐड कर दोगे। अगर कोई पॉजिटिव आयन है तो नंबर माइनस कर दीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपको निकालने हैं तो किसके इक्वल हो जाते हैं? नंबर ऑफ एटम लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ लोन पेयर, जितने भी आपके पेयर्स थे उसमें से शेयर्ड को माइनस कर दो तो आपको इस तरीके से एलिमेंट का प्रेडिक्शन मिल जाएगा। तो दिस इज बेसिक फार्मूला। वन सजेशन इज गिवन बाय द वेसिपर थ्योरी और इस वेसिपर थ्योरी के बेस पर आप कंपाउंड की शेप का प्रेडिक्शन भी कर सकते हो। तो आउट ऑफ ऑल दीज एजम्पशन, इन सारे पोस्टुलेट के इनके बावजूद भी आपके इस थ्योरी का जो मेन एप्लीकेशन था वो बता दिया, शेप का प्रेडिक्शन। लेकिन जो शेप इनके अकॉर्डिंग बताई गई थी, मॉलिक्यूल की शेप अप्रॉक्स वो शेप नहीं होती। तो लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, द शेप प्रेडिक्शन गिवन बाय द वेसेपर थ्योरी इज नॉट एक्यूरेट। जब हम किसी भी कंपाउंड को इंटरनली एग्जामिन कर लेते हैं तो एग्जामिन करने पर इस थ्योरी के बताए शेप हमें प्रॉपर शेप नहीं लगते, वन प्रॉपरली एस्टिमेशन। दूसरा, ये थ्योरी हमारी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेस पर ना होने की वजह से या सिंपली लुईस अप्रोच पर बेस्ड होने की वजह से हम वेसेपर थ्योरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। बट हम इसको अप्रिशिएट करेंगे जिसके बेस पर आप कंपाउंड की शेप के बारे में एस्टिमेशन कर रहे हो। तो फॉर द अपकमिंग टॉपिक जो आपके होंगे उसका नाम हो जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, और एक पढ़ेंगे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों थ्योरी आपकी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर बेस्ड हैं, जिनके बेस पर इन कंपाउंड का प्रेडिक्शन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।